हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष वर्मा, यूपीएससी फैकल्टी एट वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक। इससे पहली वाली वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत कर चुके हैं। हमने उस वीडियो में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक सारा का सारा अच्छे से स्टडी किया था। अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आर्टिकल नंबर 19 को देखते हैं। आर्टिकल नंबर 19 हमको प्रोटेक्शन के बारे में कहने लग रहा है। अभी प्रोटेक्ट तो कर रहा है, पर किसको करने लग रहा है? हमारे उन अधिकारों को जो कि हमें फ्रीडम देते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। क्लियर? अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? आमतौर पे इसके अंदर हम कहेंगे 6 पार्ट्स, यानी 6 तरह की जो आज़ादी हमें मिली हुई है उनकी प्रोटेक्शन के बारे में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। वे कौन कौन सी हैं? सबसे पहला हो गया स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप किसी भी तरीके के विचार रख सकते हो। आप चाहे यूट्यूब का इस्तेमाल करो, चाहे आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करो, आप कोई मैगजीन वगैरह छापो, या फिर आप किसी भी तरीके से लीडर बन के इलेक्शन में अपने विचारों को व्यक्त करो, आपको रोका नहीं जाएगा। क्लियर? तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपकी भाषण को सुन के अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको इकट्ठा होने की भी आज़ादी है, असेंबल पीसफुली। क्लियर? बट विदाउट आर्म्स, उनके पास हथियार नहीं होने चाहिए। अगर वो विदाउट आर्म्स इकट्ठे होने लग रहे हैं तो उनकी वो राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर मान लो एक बंदा जो एक उभरता लीडर है वो वहाँ पे भाषण देने लग रहा था और लोग उससे इन्फ्लुएंस होकर असेंबल होने लगे, तो हो सकता है कि वो जो उभरता हुआ लीडर है वो अपनी खुद की एक पार्टी बना ले। तो जो तीसरा पॉइंट है वो यही उसको फ्रीडम देने लग रहा है कि भाई वो चाहे तो अपनी एक एसोसिएशन बना सकता है, अपनी यूनियन बना सकता है। क्लियर? तो एसोसिएशन और यूनियन बनाने की आज़ादी किसके अंदर है जी? आपकी आर्टिकल नंबर 19 के 3rd पार्ट में। अब इसी 3rd पार्ट के अंदर एक वर्ड और है, वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इनिशियली इसके अंदर नहीं था, एक अमेंडमेंट के बाद इसके अंदर ये जोड़ा गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एग्जाम के अंदर जब बात की जाएगी कि भाई फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, क्या ये 19 का पार्ट है? तो ये आपको याद आ जाएगा कि आप कर दोगे। लेकिन जब एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन, क्या ये आर्टिकल 19 का पार्ट है? तो बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे भूल जाते हैं, उनको किसी ना किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को अभी से क्लियर करके चलना कि जो आपके पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, आर्टिकल 19 का एक पार्ट है, इसको मत भूलना। क्लियर? तो अभी जो 3 पॉइंट किए थे एक बार इसको देखते हैं। एक आदमी खड़ा होकर भाषण देने लग रहा है, यानी स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके भाषण से इन्फ्लुएंस होकर लोग जुड़ने लग रहे हैं, यानी असेंबल पीसफुली, और उसके बाद उसने एक पार्टी बना ली, यानी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो एक रैली निकालते हैं पूरे शहर की, या दिल्ली चलते हैं हंगामा करते हुए, एक मार्च करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए। क्लियर? तो उनको ये आज़ादी भी मिली हुई है कि वे मूव कर सकते हैं फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत वर्ष की जो टेरिटरी है उसके अंदर वो कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको इस बात की आज़ादी मिली हुई है और ये आज़ादी आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। अब मान लो बहुत सारे बंदे जो उनके साथ दिल्ली गए थे, उनको लगा कि भाई दिल्ली बहुत अच्छा शहर है, यहीं पे रुक जाते हैं, यानी उन्होंने रुकने की सोची। उसके बाद सोचा कि चलो यहीं पे घर बना लेते हैं, यानी वहाँ पे सेटलमेंट होने की सोची। तो क्या उनको ये अधिकार है कि कोई दूसरे स्टेट का बंदा है, वो किसी दूसरी जगह पे या फिर और कहीं पे पूरे इंडिया में जाके घूम रहा है और फिर वो सोचता है कि यहाँ पे किराए पे रह लूँ या यहाँ पे अपनी सेटलमेंट कर लूँ? तो ये अधिकार दिया हुआ है। ये अधिकार भी आपके आर्टिकल नंबर 19 में है कि राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि वो चाहे तो किराए पे रह सकता है, लीज पे वहाँ पे ज़मीन ले सकता है, या फिर वो खुद का वहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। अब अगर वो वहाँ पे रहने लगा तो उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? वहाँ पे कोई जॉब, वहाँ पे कोई प्रोफेशन, वहाँ पे कोई अपना खुद का बिजनेस, ताकि वो कुछ लाइवलीहुड के लिए कमा पाए। तो आर्टिकल नंबर 19 का जो 6th पार्ट है वो यही कहने लग रहा है कि उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह का बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड वो वहाँ पे शुरू कर सकता है। तो बिजनेस को शुरू करने की भी जो आज़ादी है वो कहाँ पे है? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर है। तो आर्टिकल नंबर 19 में ये 6 तरह की आज़ादी है जो हर नागरिक को मिली हुई है, ओनली टू सिटीजन्स, सिटीजन के अलावा किसी को नहीं मिली। दूसरी बात, अगर मान लो सरकार कोई ऐसा कानून बना देती है कि जिससे आपके इन 6 में से कोई भी राइट वॉयलेट होता है, तो आप आर्टिकल नंबर 19 है इसका रेफरेंस लेके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो। क्लियर? पहली बात तो ये। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 19 के अगेंस्ट आप कोई भी केस लेके जाते हो तो वो हमेशा है और हमेशा ओनली स्टेट के अगेंस्ट होगा, प्राइवेट के खिलाफ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मम्मी पापा आपसे कहते हैं चुप होके बैठ जा, तो आपकी बोलने की आज़ादी छीन ली गई
और आप इस चीज़ की कंप्लेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरे मम्मी पापा मेरे को चुप होने की कहते हैं, बार बार बोलते ही मारते हैं, घर से बाहर निकलता हूँ तो मारते हैं मेरे को। तो इस तरह की कोई आज़ादी नहीं मिली हुई है आपको। हाँ, अगर आप 18+ हो चुके हो तब बात अलग हो जाती है, तब आपके अदर राइट्स होते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट उसका कोई वोलेशन नहीं है यहाँ पे। क्लियर? तो जो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग जो आपको आज़ादी मिली हुई है, अगर उसका वोलेशन होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन वो वोलेशन किसके थ्रू होना चाहिए? स्टेट के थ्रू होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। क्या ये जितने भी राइट हैं 6 के 6, क्या ये एब्सोल्यूट हैं? तो इस बात को भी ध्यान रखना कि 6 के 6 राइट जो हम बात करने लग रहे हैं ये आपके एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये क्वालिफाइड हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का क्या मतलब होता है? इनके ऊपर सरकार चाहे तो बैन लगा सकती है, बट वो जो बैन लगेगा वो आपके पास एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? कि कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई कारण होना चाहिए। जो ये 6 की 6 आज़ादी है, जो आपके पास फ्रीडम है, इनके लिए हर पॉइंट में एक अलग तरह की रिस्ट्रिक्शन है, जिसको अब हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसलिए ये बात आप अभी से दिमाग में डाल लो कि कोई भी इसमें से मिलने वाला राइट एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो क्या है? क्वालिफाइड है। पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 19 में ओरिजिनली आपके कुल मिला के 7 राइट हुआ करते। उनमें से एक पार्ट हुआ करता है राइट टू प्रॉपर्टी, कि आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी। और जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला पार्ट है उसको रिपील कर लिया गया। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 31 में, क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 का जो 7th पार्ट है और आर्टिकल नंबर 31 वो दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते थे। तो 19 में से वो पार्ट हटा दिया गया है, इसलिए उसके बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं होगा। हाँ, आर्टिकल नंबर 31 आएगा तब वहाँ पे कुछ बातें की जाएंगी। क्लियर? तो आप 1 बाय 1 इन 6 की 6 जो फ्रीडम है इनके बारे में देखते हैं। जैसे पहली फ्रीडम थी हमारे पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बात तो आपको पता चल गई कि आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। विचार व्यक्त करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो आपका भाषण देने की कला है, चाहे वो यूट्यूब हुआ या ऑनलाइन कोई अदर प्लेटफॉर्म हुआ, या आप पर्चे छाप के बांटना चाहते हो, इनमें से कोई भी मीडियम आप चुन सकते हो और अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है इसको आप इंजॉय कर सकते हो। क्लियर? यानी जो मीडिया है, मीडिया को भी आर्टिकल नंबर 19 से ही फ्रीडम मिली हुई है कि वो न्यूज़ दिखा सकती है, वो कोई विचार रख सकती है, वो सरकार के खिलाफ भी बात कर सकती है। पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर ये बात तो हो गई कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हमें मिला है, बट इसके अंदर एक मेजर चेंज ये भी है कि इसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी है। अब फ्रीडम ऑफ साइलेंस का क्या मतलब हुआ? कि जिस तरीके से आप अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए डीजे पार्टी करना चाहते हो तो आप पूरी रात डीजे बजा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सोना चाहता है, कोई रात को पढ़ना चाहता है, तो उसकी इस फ्रीडम को आप इग्नोर कर दो। तो इसलिए उसकी इस फ्रीडम को भी, क्योंकि वो अपना एक तरीके से ग्रोथ करना चाहता है, और हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है। क्लियर? तो वो इस ग्रोथ के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपने आर्टिकल नंबर 19 का ही इस्तेमाल करके राइट टू साइलेंस भी ले सकता है। ठीक है? इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बताता है कि मान लो किसी फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर काम करते हैं, कुछ मजदूर काम करने लग रहे हैं, उनको लगता है कि हमारी वेज काफ़ी कम है, हमारी जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन, वो अच्छी नहीं है, और वो वहाँ पे किसी तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। तो देखो, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी उनको है, लेकिन प्रोटेस्ट करने के तरीके में आप ये देखिए कि वो फैक्ट्री लॉक नहीं होनी चाहिए। यानी आप वहाँ पे काली पट्टी बांध सकते हो, काले कपड़े पहन सकते हो, या फिर आप वहाँ पे किसी भी प्रकार के पोस्टर या किसी भी प्रकार के भाषण का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम तो हड़ताल करेंगे, आप वहाँ पे फैक्ट्री को ताला लगाना चाहते हो, सारे काम को रोकना चाहते हो, तो इसकी सरकार इजाज़त नहीं देगी बिल्कुल भी। तो आर्टिकल नंबर 19 में अगर आप किसी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हो तो आप पोस्टर छाप सकते हो, भाषण दे सकते हो, आप काली पट्टी बांध के विरोध कर सकते हो, लेकिन आप उस जगह को या उसके घर को या उसकी फैक्ट्री को लॉक नहीं कर सकते, वहाँ पे किसी भी प्रकार की स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये बात याद रखना। तो आर्टिकल नंबर 19 राइट टू स्ट्राइक नहीं देता। अब देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 19 में हमको ये तो पता चल गया कि आज़ादी है, लेकिन क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस है?
तो सरकार ने कहा कि देखो कोई भी आज़ादी जो आपको मिली हुई वो एब्सोल्यूट तो है नहीं, क्वालिफाइड है, तो यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगेगी। अब आर्टिकल नंबर 19 के ऊपर कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, जैसे सोवरेंटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी किसी भी प्रकार से भारत की संप्रभुता या उसकी सुरक्षा को किस आपके भाषण से या आपके स्पीच से आपके एक्सप्रेशन से खतरा होता है तो सरकार उसको बैन कर सकती है, आपको नज़रबंद कर सकती है। क्लियर। सेकंड पॉइंट आ जाता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर कोई अपने भाषणों के द्वारा किसी समुदाय को भड़का के दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़वाना चाहता है, यानी अपने एरिया के अंदर वो एक अशांति को प्रोड्यूस करना चाहता है या किसी भी प्रकार की गाली गलौज करना चाहता है, तो इसकी आज़ादी भी सरकार आपको नहीं देगी और ये भी आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाएगा। यानी पब्लिक ऑर्डर को संभालने के लिए, मोरालिटी को संभालने के लिए इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस ये प्रैक्टिस ना हो, तो इसलिए वो आज़ादी आपसे छीनी जा सकती है। अगर आप ये कहो कि भाई स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब तो ये हो गया कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। आप कुछ भी तो बोल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली गलौज करो, तो इसकी आज़ादी नहीं है कि आप किसी का अपमान करो। क्लियर। तो इस बात को ध्यान में रखना कि आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है। तीसरा पॉइंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मान लो कोर्ट ने अगर किसी भी तरीके की आपको आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया और आप उसकी अवहेलना करने लग जाते हो, आप कहते हो कि कोर्ट के तो सारे के सारे जज ये सारे बिकाऊ हैं, सारे भ्रष्ट हैं, तो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस क्राइटेरिया में आता है। और जब इस क्राइटेरिया के अंदर आपकी कोई भी स्पीच या एक्सप्रेशन पकड़ी जाती है, तब वो आपके पास बैन होने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। अब आपने देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा होता है तो आप पाकिस्तान के झंडे जलाते हो, वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके आप पुतले फूंक सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो अमेरिका की, तो जो अमेरिका है वो आज के टाइम पे भारत का मित्र देश है। रसिया की बात करो तो वो कभी से भारत का मित्र देश रहा है। अगर आप कल को उनके खिलाफ कोई नारेबाजी करना चाहते हो तो आप एक तरीके से इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको खतरे में लेके आने लग रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे भी सरकार आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा सकती है। क्लियर। तो ये इस बात से पता चलता है कि हमारे पास जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि वो क्या है, क्वालिफाइड है। और जो इसके ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है इसको ज़रा ध्यान से याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास जो अगली आपकी आज़ादी है, फ्रीडम है, वो है आपके पास फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी आप असेंबल हो सकते हो पीसफुली, लेकिन आर्म्स के साथ नहीं हो सकते। दूसरी बात, अगर आप ये कहो कि भाई हम तो असेंबल होएंगे, लेकिन असेंबल होंगे पड़ोसी के घर के अंदर, तो वो भी आपको इजाज़त नहीं है। आप सिर्फ पब्लिक प्लेसेस का इस्तेमाल कर सकते हो कि आप गली में इकट्ठे हो गए, आप किसी पार्क में इकट्ठे हो गए, आप किसी सरकारी ज़मीन पे, सरकारी ऑफिस में, वहाँ पे इकट्ठे हो गए, वहाँ पे आप असेंबल हो सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट लैंड का यूज़ करना चाहो और वहाँ पे कहो कि नहीं हम तो पड़ोसी के घर की छत के ऊपर इकट्ठे होएंगे, तो सरकार आपको जूत मार के बाहर निकाल देगी। तो जो फ्रीडम ऑफ असेंबली ये है आपके पास, लेकिन कहाँ पे है जी आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लैंड के ऊपर है, प्राइवेट के ऊपर नहीं है। और इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो पहला पॉइंट तो सेम कि सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और सेकंड आ जाता है आपके पास पब्लिक ऑर्डर। अब आप कहो कि जी देखो आपने बोला था कि हम रोड के ऊपर इकट्ठे हो सकते हैं, हो जाओ इकट्ठे, लेकिन आपके इकट्ठे होने से जो रोड का ट्रैफिक है उसको किसी भी तरह से परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी जुलूस वगैरह निकलता है तो उससे पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, और मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद जब आप जुलूस निकालते हो तो पुलिस उस जुलूस के साथ साथ चलती है और ट्रैफिक भी साइड बाई साइड चलता रहता है। क्लियर। तो मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक ये इम्पोर्टेंट है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई आपके इस जुलूस से, धरने से, या फिर आप जो वहाँ पे एक रैली निकालना चाह रहे हो उसकी वजह से मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक नहीं हो पाएगा, और ये अर्जेंट है मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि आज एसेंशियल सामान है उसकी सप्लाई होनी है, वेजिटेबल्स आनी है बहुत सारी मार्केट के अंदर, या कोई और मेडिसिन आनी है बहुत सारी इस जगह के अंदर, और आप वहाँ पे रैली निकालना चाहते हो तो ट्रैफिक वहाँ पे जाम हो जाएगा और जो ज़रूरी सामान है वो पहुँच नहीं पाएगा, तो वो आपको इजाज़त नहीं देगी, वो आपको किसी और डेट को परमिशन दे सकती है इकट्ठा होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। चलो ये बात तो पता लगी कि हम एसोसिएशन बना सकते हैं, तो ऐसा करते हैं एक आतंकवादी संगठन बना लेते हैं। तो सरकार आपको कहेगी कि देखो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंडर है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओ,
आप चाहो तो एसोसिएशंस बनाओ, लेकिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए वो आपकी एसोसिएशंस जो अपने देश की सोवरेंटी इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो या मोरलिटी के खिलाफ हो। अगर आपकी जो एसोसिएशन है वो इनमें से किसी भी पॉइंट के अंदर आती है तो वो आपकी एसोसिएशंस की जो रजिस्ट्रेशन है वो तभी की तभी ख़त्म हो जाएगी, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है सरकार के द्वारा। क्लियर? हाँ, इसके अंदर एक बात ये है कि मान लो सरकार ने अपनी किसी ओपोजिशन पार्टी के बंदे से बदला लेने के लिए घुमा फिरा के केस ऐसा बना दिया कि भाई ये अपने पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आ गई और उसके एसोसिएशन को उन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, वहाँ पे लड़े और वहाँ पे लड़ने के बाद पता चला कि भाई इनकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बैन करना पड़े। तो उनको यह अधिकार है कि जिस पॉइंट पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम करने लग रही थी, जिस नाम से काम करने लग रही थी, वो उसी नाम से और उसी पॉइंट से अपनी एसोसिएशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था आपके पास फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट देखते हैं जी, आपके पास जो अगली फ्रीडम है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, घूमने की आज़ादी। बड़ी अच्छी आज़ादी है, सबको घूमना पसंद है, लेकिन इसके अंदर ये देखिए घूमना फिरना आपके पास क्या है, इंटरनल। इंटरनल का मतलब क्या है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि मूवमेंट आपकी दो तरीके से होती है कि एक तो होती है कि आप इंडिया से बाहर घूमने लग रहे हो, जैसे आप नेपाल घूम के आगे, यूएसए घूम के आगे, स्विट्जरलैंड घूम के आगे, तो आप गए हो बाहर विदेश में, वापस आए हो। तो जो ये आज़ादी है, इस आज़ादी को आर्टिकल नंबर 19 कवर नहीं करता। आर्टिकल नंबर 19 कवर करता है कि आप इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी घूम लो, वो आपकी आर्टिकल नंबर 19 का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पास मूवमेंट के दो डायमेंशन है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरनल इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 19 बट एक्सटर्नल इज कवर्ड अंडर आर्टिकल नंबर 21। अब देखते हैं जी इसके अंदर ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या जाते हैं। देखिए, जब आप बात करोगे घूमने की तो आपको याद होगा कि पहले जो अपने पास ये नागालैंड वगैरह जो ये एरिया है, इसके अंदर आपके पास एक इनर लाइन परमिट सिस्टम है। इनर लाइन परमिट सिस्टम का क्या मतलब है कि जब आप वहाँ पे घूमने जाते हो, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वो जो साइड होती है, तो वहाँ पे पहले आपको एक तरीके से टोकन लेना पड़ता है, परमिशन लेटर लेना पड़ता है, तभी आप जा सकते हो। क्लियर? और बात करें थोड़ी सी और पीछे की, तो वो है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का केस। जम्मू एंड कश्मीर में 1947 के बाद से लेके कई सालों तक वहाँ पे अगर किसी को जाना है तो वहाँ पे भी परमिशन लेके ही जाने की इजाज़त मिलती थी, नहीं तो गिरफ्तार कर लिए जाते थे। उस वक्त जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी थे, उन्होंने इस अभियान को चलाया था कि भाई जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और इंटीग्रल पार्ट है तो फिर आर्टिकल नंबर 19 का जो 4th पार्ट है मूवमेंट वाला, इसका मैं यूज़ करके जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसलिए वो वहाँ पे चले गए। अब जैसे ही वो गए तो उनके पास परमिशन लेटर तो था नहीं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ, वो एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है, लेकिन इस बात को समझो कि हमारे देश के अंदर जो ये फ्रीडम मिली हुई है कि आप मूवमेंट कर सकते हो, ये एब्सोल्यूट नहीं है। जो पार्ट हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे घूमना फिरना आपकी या वहाँ के लोगों के लिए खतरा बन सकता है, तो वहाँ पे बैन किया जा सकता है। इसी तरीके से शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। जो शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया होता है, यानी वहाँ पे जो एक एब ओरिजिनल बंदे रहते हैं, उनका जो कल्चर है, उनका जो रहने सहने का तरीका है, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है कि वे डिस्टर्ब हो जाएं, हो सकता है कि वे एक तरीके से अपने माइंड का बैलेंस भूल जाएं और आपके लिए खतरा हो जाएं। तो इसलिए ऐसे इलाकों में भी जाने के लिए बैन किया जा सकता है। क्लियर? तो फिर से कहूँगा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्वालिफाइड है। इसी में एक एग्जांपल और दे रखा है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे आप देखने लग रहे हो कि जिनको कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, यानी उनकी मूवमेंट को रोका जा रहा है। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाता है, पब्लिक हेल्थ का, कि पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग किसी व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से वंचित किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब जो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस था, इसमें देखो आपके पास दो पार्ट है। पहला पार्ट तो क्या है, रिजाइड, और दूसरा पार्ट क्या है आपके पास, सेटल। तो रिजाइड तो हो गया कि आप वहाँ पे होटल में रह रहे हो या किराए पे रहने लग रहे हो, या अपने किसी रिश्तेदार के रहने लग रहे हो, दोस्त के रहने लग रहे हो। सेटल का मतलब क्या होगा कि आपने वहाँ पे खुद की एक एस्टेब्लिशमेंट कर दी। तो आप पूरे इंडिया के अंदर कहीं भी ये काम कर सकते हो, एक्सेप्ट, अब एक्सेप्ट के साथ आ जाती है एक दूसरी कहानी। क्या, आप हिमाचल प्रदेश जाओ, हिमाचल प्रदेश में आप वहाँ पे ज़मीन लीज पे ले सकते हो, किराए पे रह सकते हो, होटल में रह सकते हो, लेकिन वहाँ की ज़मीन खरीद नहीं सकते, क्योंकि वो हिली एरिया है,
और हिली एरिया होने की वजह से वहाँ के जो खुद के बंदे हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके पास ज़मीन की कमी रहती है। अगर वहाँ पे अमीर लोग जैसे मुंबई के, दिल्ली के, वो वहाँ पे जा जाके हिली एरिया है उनको पसंद आ गया और वो वहाँ पे सारी की सारी ज़मीन खरीदने लग जाए, तो वहाँ के खुद के रहने वाले जो रेजिडेंट है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आमतौर पे जितने भी हिली एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे ज़मीन आप लीज़ पे तो ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप खुद की ज़मीन नाम नहीं करवा सकते। ये एक एक्सेप्शन हो गई इसकी। क्लियर। और सेकंड वाली एक्सेप्शन आ जाती है वही शेड्यूल ट्राइब वाली, कि जो शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने रिजर्व कर रखी किसी जगह को, वहाँ पे आप कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप जा नहीं सकते। सेम जो आपके पास नेशनल पार्क का एरिया हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाली जगह होगी, वहाँ पे भी आपके पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं जी, आगे वाली फ्रीडम आपके पास क्या है? फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। अब फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन आती है कि भाई आप किसी भी प्रकार का अपना व्यवसाय स्टार्ट करो, सरकार आपको किसी भी तरीके से तंग नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमोरल कोई भी काम स्टार्ट कर दो, आपको इसके अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेडिसिन्स है, अब मेडिसिन्स आप बेचने लग रहे हो सकता है कि मेडिसिन्स आपके पास जो है वो नकली हो, तो इसलिए सरकार एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। वो लाइसेंस का क्या मतलब है कि आपको एक एजुकेशन मिलेगी, उस एजुकेशन के तहत आप क्वालिफाइड होने चाहिए कि हाँ मैं पहचान कर सकता हूँ कि इस कंपनी की मेडिसिन में और एक नकली मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। जैसे आप शराब के ठेकों की बात कर लो दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शराब के ठेके होते हैं इनको भी लाइसेंस मिलता है, बिना लाइसेंस के कोई ठेका नहीं खोल सकता। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हथियार की दुकान होती है, जहाँ पे हथियार बिकते हैं, वहाँ पे भी लाइसेंस जरूरी है। तो जो एक पूरी सोसाइटी को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट करते हैं ना प्रोफेशन, उनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी है। तो स्टेट कैन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इस बात का ध्यान रखना कि प्रोफेशन व्यवसाय तो करने की तो आज़ादी है, लेकिन कुछ कंडीशन लगा सकती है सरकार। अब हुआ क्या, आर्टिकल नंबर 19 देखते हुए लोगों ने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया। तो जो ट्रांसपोर्ट की यूनियन होती है वो प्राइवेटली उन्होंने अपना एक खुद का संगठन बना लिया और अपने हिसाब से रेट फिक्स कर लिए ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं उन्होंने। अब वो रेट हो गए बहुत महंगे, पब्लिक अप्रोच से बाहर चले गए, तो सरकार ने अपनी खुद की सरकारी बसें चलानी स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही उन्होंने अपनी खुद की सरकारी बस चलाई तो कंपटीशन आ गया प्राइवेट के लिए, और वो कंपटीशन आ गया तो एक तरीके से जो उनका रोज़गार था वो छीनने लग गया। पहले वो मनमाने दाम वसूलते थे, अब वो सरकार के साथ कंपटीशन हो गया तो उनको अपने दाम कम करने पड़े, तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा कि देखो आर्टिकल नंबर 19 हमको कहता है कि हम व्यवसाय करें, हम अपनी किसी बिजनेस को स्टार्ट करें, लेकिन जो सरकार ने ये अपना खुद का काम स्टार्ट कर दिया उसकी वजह से हमारा जो बिजनेस है उसके ऊपर कांटा लगने लग रहा है, वो बिजनेस जीरो होने लग रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि आर्टिकल नंबर 19 जैसे आपको इजाज़त देता है वैसे सरकार को भी इजाज़त देता है, तो सरकार भी अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकती है साइड बाय साइड। और यहाँ तक ये बात भी बोली गई कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी प्रोफेशन की मोनोपोली भी ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल हथियार कह लो, आर्म्स मेकिंग जो होती है, तो जो आर्म्स मेकिंग होती है अभी तक 2020 में है बैठे हम, तो 2020 से पहले वाला जो अपना एरा हुआ करता, जो टाइम हुआ करता, अभी तक सरकार की मोनोपोली हुआ करती कि जस्ट सरकार के सुपरविजन में ही हथियार बनाए जा सकते हैं, कोई भी प्राइवेट बंदा हथियार बनाना सोच भी नहीं सकता, और अगर कोई बनाता है तो गवर्नमेंट उसको उठा के जेल में डाल देती थी। लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे करके लिबरलाइजेशन किया जा रहा है और आर्म्स के अंदर जो प्राइवेट एजेंसीज है उनको भी इंक्लूड किया जा रहा है, उनको एक तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो आर्म्स बनाएं। ये चेंज अब होने लग रहा है। लेकिन इसका आप ये मतलब समझो कि भाई कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट मोनोपोली कर सकती है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, और ना ही गवर्नमेंट जवाबदेही बनती है, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो आपको जवाब दे कि क्यों हमने मोनोपोली की है। क्लियर। तो आपके पास ये आर्टिकल नंबर 19 के 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पार्ट थे वो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब आप किताब में इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब चलते हैं जी नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ध्यान से देखो इन एक एक वर्ड को क्या क्या लिख रखा है। आपको प्रोटेक्शन मिलने लग रही है,
प्रोटेक्शन किस हिसाब से मिलने लग रही है कि जो आपको कन्विक्ट बना दिया जाए अगर, तो कन्विक्ट बनने के बाद आप किन किन राइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। आप बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि सरकार की मुट्ठी में आके कुछ अधिकार आपके तभी भी रहते हैं, वो आर्टिकल नंबर 20 आपको देता है। क्लियर? जैसे कि कौन कौन से हैं जो कि लिमिटेशंस ऑफ स्टेट होते हैं। जैसे आपके पास है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, बहुत बढ़िया ये पॉइंट है अपने आप में। हाँ, एक चीज़ और, जो ये 3 लिमिटेशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में ही वैलिड है। क्रिमिनल केस और सिविल केस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो क्रिमिनल केसेस के जो क्राइटेरिया होते हैं, सिर्फ ये प्रोटेक्शन वहीं पे मिलेगी, सिविल केसेस में ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और ये भी बता देता हूँ, क्रिमिनल केसेस ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिविल, इसलिए वहाँ पे प्रोटेक्शन देना ज़्यादा बनता था, इसलिए क्रिमिनल केसेस के अंदर ही आपको ये प्रोटेक्शन है। तो जो पहली प्रोटेक्शन मिली है वो क्या मिली है जी? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है? नाम इसका बड़ा अजीब सा है, इंग्लिश में भी नहीं मिलता, ये पता नहीं कौन सी भाषा, ग्रीक वर्ड से उठा रखा है। तो इसका ये मतलब होता है जी कि जैसे मान लो आज ब्रीच ऑफ लॉ हुआ है, तो वो लॉ आज के टाइम पे एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने चोरी की है, अब चोरी कर ली तो काम तो चलो गलत हुआ, लेकिन इस काम को लॉ के अंदर मेंशन किया गया था या नहीं किया गया था। अगर आज के टाइम पे लॉ में लिखा हुआ कि भाई चोरी करना एक पनिशेबल ऑफेंस है और ये उसकी सज़ा है, तब तो आप उसको सज़ा दे सकते हो। लेकिन चोरी आज की है, आज कोई ऐसा कानून है नहीं चोरी के लिए, और 2 दिन के बाद आप एक कानून बनाते हो चोरी के लिए, और आप कहो कि भाई 2 दिन पहले जिसने चोरी की थी ना उसको भी लपेट लो, उसको भी सजा देंगे हम। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जिस टाइम पे कोई भी एक्ट हुआ है तो उस एक्ट के अगेंस्ट उसी टाइम पे एक लॉ होना चाहिए, एक पनिशमेंट होनी चाहिए, तब आप पनिशमेंट दे सकते हो, अदरवाइज उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ये होता है जी आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फिर दूसरा पॉइंट आ गया नो डबल जियोपार्डी। अब जो डबल जियोपार्डी का क्या मतलब है कि अगर किसी ने एक बार ऑफेंस किया है तो उसको उसी वक्त सज़ा दे दो। ऐसा नहीं है कि उसने सज़ा भुगती, वो बाहर आया और फिर आपने देखा कि इसने तो वो चोरी की थी और चोरी के लिए सज़ा है तो इसको दोबारा फिर से सज़ा दे दो, फिर वो बाहर आया सज़ा काट के, फिर आपने तीसरी बार फिर से दे दी। तो ऐसा नहीं होता। एक बार ऑफेंस किया है, एक बार सज़ा मिलेगी, और जब वो सज़ा भुगत लेगा तो उसके बाद उसको दोबारा उसी ऑफेंस की, अगर उसने रिपीट नहीं किया है जो वो पहले किया था, उसी ऑफेंस की सज़ा नहीं मिलेगी। हाँ, अगर उसने उस ऑफेंस को रिपीट कर दिया, फिर से पकड़ो, फिर से सज़ा दो। लेकिन अगर उसने दोबारा वो ऑफेंस नहीं किया तो दोबारा सज़ा नहीं बनती। क्लियर? इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, फिल्म का नाम है अंधा कानून। अंधा कानून में आप देखोगे कि अमिताभ बच्चन को सज़ा मिलती है। किस चीज़ के लिए? उसके ऊपर एलिगेशन लगता है कि उसने अनुपम खेर, जो उस फिल्म के अंदर एक विलन का रोल निभाते हैं, कि उसने उसको मारा है, तो सज़ा काटता है। अब सज़ा काटता है तो जब जेल से बाहर आया, तो जेल से बाहर आने के बाद देखता है कि वो बंदा तो जिंदा है। अब जिंदा है तो उसको गुस्सा उठ गया अमिताभ बच्चन को, और वो उसको मार देता है। भागते भागते अनुपम खेर कोर्ट में आ जाता है, और कोर्ट में अमिताभ बच्चन सबके सामने उसको मारता है अंधा कानून फिल्म के अंदर। और उस वक्त यही पॉइंट निकल के आता है कि अब इसको गिरफ्तार करे या ना करे। तब ये जो एग्जाम्पल है इस फिल्म के अंदर आप देखना, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रखा है कि जिस काम की, जिस ऑफेंस की सज़ा मैं भुगत चुका हूँ, आप दोबारा सज़ा नहीं दे सकते। मुझको सज़ा मिली थी इस आदमी को मारने की, तो मैं सज़ा काट चुका हूँ, तो अब दोबारा सज़ा इसी काम के लिए मेरे को नहीं मिल सकती। तो ये होता है जी आपके पास नो डबल जियोपार्डी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब ये क्या चीज़ है? अगर कोई भी बंदा जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, ठीक, तो आप उसको ज़बरदस्ती किसी भी प्रभाव में लाके, जैसे उसको बहुत ज़्यादा डंडे मार दिए, डंडे मार के उसको डरा के धमका के या कोई लालच दे के आपने उससे कह दिया कि भाई अपना गुनाह कबूल कर ले, और वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तो ऐसा मत समझना कि उसको सज़ा मिल जाएगी। जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं वो चाहे कितना भी अपने गुनाह को कबूल कर ले, लेकिन कोई एविडेंस ना मिला तो उसको गुनहगार नहीं ठहराया जाएगा। ये बात याद रखना। किसी को भी अगर सज़ा देनी है क्रिमिनल केस के अंदर, तो उसके अगेंस्ट एविडेंस का होना कंपलसरी है। अगर वो एविडेंस नहीं है तो वो चाहे खून से लिख दे कि हाँ ये काम मैंने किया है, उसके बावजूद भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। लेकिन इसमें भी
आपके पास क्या है, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सिर्फ यहाँ पे। बट अगर किसी भी तरीके से नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंदर किसी भी तरीके से आप उसके थंब इम्प्रेशन को देखना चाहते हो, उसका ब्लड सैंपल देखना चाहते हो, या उसकी बॉडी को एग्जामाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। क्लियर। अब जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में होता है, ये तो हो गया कि चलो आप उससे उगलवा रहे हो कि हाँ इसने ये काम किया है और उसने कह भी दिया कि हाँ मैंने ये काम किया था, तो आप उसको सजा नहीं दे सकते। इसका छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट के अंदर एक बंदा जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं वो बेशक से बता दे कि हाँ ये काम इस तरीके से मैंने किया था, तो भी उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किस कैटेगरी में आ गया, वो आ गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन में। तो जब सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आया तब उसको सज़ा नहीं मिलेगी। हाँ, नार्को टेस्ट से जो उसने कहानी बताई है, उस कहानी के आधार पे आपको क्लू जरूर मिल सकता है कि एविडेंस कहाँ से इकट्ठे करने हैं। तब आप एविडेंस इकट्ठे कर सकते हो कैसे, कि आप उसके फिंगरप्रिंट्स को मैच करके देखो, आप उसका जो ब्लड सैंपल है उसको देखो, ठीक है। इसके अलावा जो मटेरियल उसने यूज़ किया था उस गुनाह को करने के लिए, आप उस मटेरियल की खोज पड़ताल करो, या फिर आप उसकी बॉडी को एग्जामाइन करो कि जो चोट का निशान लगा हुआ है ये वहाँ पे लगा था या नहीं लगा था। तो इस तरीके के जो आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन है वो तो करवा सकते हो, लेकिन वो क्यों है, एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो बिना एविडेंस के आप उसको सजा नहीं दे पाओगे, बेशक से वो अपना गुनाह कितनी बार भी कबूल करे। तो ये था जी आपके पास आर्टिकल नंबर 20, जिसके अंदर क्या है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। और ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, जो कि आपकी अभी आपने डिस्कस किया, ये किस केस में, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस में है, सिविल केसेस में नहीं है। अब जो सिविल केसेस में नहीं है उसका एक डिसएडवांटेज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अभी हमने इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी मान लो एक बंदे ने आज चोरी करी, लेकिन हमारे लॉ के अंदर वो चोरी के लिए कोई सज़ा नहीं थी, उस चोरी को हमने एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं बता रखा था, तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। ये क्रिमिनल केस का हो गया, मामला क्लियर आपका। लेकिन बात करते हैं टैक्स की। अब जो टैक्स लाइबिलिटीज़ होती है ये आपके पास किस में आती हैं, सिविल केसेस में आती है। एक कंपनी, उसने सरकार से बात की कि देखो अगर आप टैक्स 5% कर दो तो हम यहाँ पे सेटअप कर लगा लेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो टैक्स था वो 5% कर दिया, कंपनी आ गई बाहर से और उसने यहाँ पे इंडिया में सेटअप कर लिया, 2-3 साल बढ़िया काम किया, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी, अपनी जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो टैक्स 5 से 20% कर दिया, और 20% जब किया तो कह दिया कि भाई हम 4 साल पहले से इस टैक्स को इम्पोज करने लग रहे हैं, 4 साल पहले से। अब देखो वो कंपनी रेगुलर टैक्स देने लग रही थी 5% के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स कितना बनता था, 5% का। लेकिन 4 साल के बाद अगर आप कह दो कि भाई टैक्स हम कर रहे हैं 20%, और जो ये इसका इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट 4 साल पहले से लेके चलेंगे, यानी 4 साल पहले जो कंपनियां यहाँ पे काम करने लग रही थी उन सबको 5% से तो उन्होंने दे रखा है, जो रिमेनिंग 15% है वो भी देना पड़ेगा। तो हो सकता है वो कंपनी जाए सुप्रीम कोर्ट में, भाई ये तो गलत होने लग रहा है, जिस टाइम पे मैं आया था उस टाइम पे तो 5% था, 5% के हिसाब से मैं दे चुका हूँ, तो अब ये एक्स्ट्रा 15% मेरे से क्यों डिमांड करने लग रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट जब इस इंटरप्रिटेशन देखेगी आर्टिकल नंबर 20 की, तब सुप्रीम कोर्ट को पता लगेगा कि देखो जो आप ये बात करने लग रहे हो कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये सिर्फ किस में वैलिड है, क्रिमिनल केसेस में है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके से एलिगेट किया गया कि आपने 15% टैक्स नहीं दिया, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया, ये तो ये लगा है सिविल केस के अंदर, और सिविल केस के अंदर आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिली हुई, तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, 15% का जो आपको एक्स्ट्रा टैक्स है ये भुगतना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इंडिया से बहुत सारी कंपनियां वो चली जाती हैं। तो किसी भी कंट्री की अगर मान लो ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की जो पॉलिसीज होती है ये अच्छी ना हो, तो वहाँ से पे ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ इन्वेस्ट नहीं करती। ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है, ये एक इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी का कारण बनता है। तो सिविल केसेस के जो ये एग्जांपल है याद रखना कि वहाँ पे आपको ये तीनों में से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है, ना तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, ना डबल जियोपार्डी की, ना सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। क्लियर। आर्टिकल 21 है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ तो होगा कि जो आपका जीवन है उसकी सुरक्षा की जाएगी, और पर्सनल लिबर्टी हो जाता है कि कुछ ऐसी आज़ादी जो कि सरकार आपको रोक नहीं सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस देश से बाहर जाना चाहते हो या बाहर विदेश से इस देश में वापस आना चाहते हो, अगर आपके ऊपर किसी तरह के एलिगेशंस लगे हुए हैं, आपके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई चली हुई है, तब तो बात अलग है। लेकिन
नॉर्मल केसेस के अंदर गवर्नमेंट आपको इस तरीके से बैन नहीं करेगी। क्लियर। दूसरे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लो आप स्पीडी ट्रायल चाहते हो, आपका कोई केस अटका हुआ है लेकिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, जानबूझ के कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका जो केस है वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ने लग रही है, तो आप स्पीडी ट्रायल की मांग कर सकते हो। ये भी आपके पास किस में आता है, आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी आज़ादी है, आपकी पर्सनल लिबर्टी है, जो कि आर्टिकल नंबर 21 कवर करता है। और इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं कि लिमिटेड ही आपके पास लिबर्टीज़ हैं। अभी तक 35 तरह की लिबर्टीज़ या फिर आपके पास अदर आर्टिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 21 से रिलेटेड है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इसमें इवोल्यूशन आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी। अब राइट टू प्राइवेसी आपका रिसेंट एक पॉइंट बन के आया जो आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट बना है। इससे पहले 2011-12 के अंदर राइट टू स्लीप, वो आपका आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट बना। तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे करके इवोल्व होती जाती है, आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट बनती जाती है। इसलिए आपका ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवाली के अंदर जब आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि भाई 10 बजे के बाद कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है इस तरह के आदेश देने वाला या रूल मेकिंग करने वाला? रूल मेकिंग तो लेजिस्लेचर करता है, इसका काम तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है बस। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पावर है इसके पास कि आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 142 इन दोनों को जब रीड करते हैं एक साथ, तब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर आती है कि वो इस तरह की ऑर्डर्स पास कर सकता है। क्लियर। तो स्टडी करते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 21 में जो पहली लाइन है वो ये कहने लग रही है कि किसी का भी जीने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, ये बात ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ही छीना जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर कोई रेप करने लग रहा है नाबालिग लड़की का, तो आज के टाइम पे फांसी की सज़ा दी गई है। अब अगर मान लो आपके लॉ के अंदर मेंशन है कि इसकी जान लेनी है, अगर इसने ऐसा ऑफेंस किया है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसकी लाइफ छीनी जा सकती है। लेकिन अगर उसने कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं किया है तो कोई भी उसकी जान छीनेगा वो खुद अपने आप में गुनहगार बन जाएगा। क्लियर। तो जो ये लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 21 और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये भाई याद रखना कि किसी की भी ज़िंदगी छीनी तो जा सकती है, लेकिन कब? जब ब्रीच ऑफ लॉ हो और उस लॉ के अगेंस्ट वो सज़ा मेंशन हो तभी। अदरवाइज जो भी उसकी लाइफ छीनेगा वो खुद क्या बन जाएगा? एक तरीके से ऑफेंसर बन जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं इसका। जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है कि भाई जो आपके पास आर्टिकल नंबर 21 है ये आपको सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। अभी तक देखो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19, ये 3 ऐसे आर्टिकल आए हैं जो किसके लिए हैं? सिर्फ सिटीजन के लिए। कौन कौन से? 15, 16 और 19। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार यूपीएससी के अंदर कि जो आर्टिकल नंबर 21 है ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है या सबके लिए है? तो ये सबके लिए जो इंडिया के अंदर मौजूद है, इंडियन टेरिटरी के अंदर मौजूद है। क्लियर। अब ये तो हो गया आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में। अब थोड़ा सा पर्सनल लिबर्टी के बारे में देखते हैं कि इसका पॉइंट कैसे निकल के आता है। मेनका गांधी केस 1978 के अंदर जो मेनका गांधी है वो कभी विदेश जाना चाह रही थी, तो इंदिरा गांधी जो उनकी सास थी उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और पावर इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने उनकी मूवमेंट की जो एक आज़ादी थी, जो लिबर्टी थी, उसको छीन लिया। तब ये मुकदमा बहुत चला था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि देखो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी आपने किसी तरीके से लॉ के अंदर चेंज कर दिया और मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो उस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं था, तो आपने कह दिया कि इसका जो पासपोर्ट है वो छीन लिया जाए और आपने इसकी एक लिबर्टी है उसको रोक दिया। क्या आपने इसके पास नोटिफिकेशन पहले से भेजा कि हम इस तरह का लॉ लेके आने लग रहे हैं, चेंज करने लग रहे हैं, या फिर आपने किसी भी तरीके से इनको सूचना दी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई? अब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं और वो अपना जो पुराना पासपोर्ट है, जो पुरानी कंडीशंस उनको फुलफिल करके जाना चाह रही है कहीं पे, तो आप उसको रोकने लग रहे हो। इट इज़ इनजस्टिस। तो बेसिक से आप लॉ को एस्टेब्लिश करने लग रहे हो और लॉ एस्टेब्लिश करके उसके प्रोसीजर के तहत किसी की पर्सनल लिबर्टी छीनने लग रहे हो, ये फिर भी अपने आप में सही नहीं है। इसलिए इस कंसेप्ट की जगह पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट अडॉप्ट किया और वो अडॉप्ट जो किया था यूएसए से किया था, जिसका नाम है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी पर्सनल लिबर्टी हो या लाइफ हो, अगर आप वहाँ पे कोई वोलेशन करना चाहते हो,
किसी की भी लाइफ में आर्टिकल नंबर 21 के अंदर उस वॉयलेशन को करते हुए आपको सर्कमस्टांसिस भी देखने पड़ेंगे कि अगर मान लो वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है या फिर आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप वहाँ पे वॉयलेशन तो कर रहे हो, लेकिन उसके अगेंस्ट जो सर्कमस्टांसिस है वो वैलिड बैठते हैं, तब तो आप कर सकते हो। अगर वो वैलिड नहीं बैठते सर्कमस्टांसिस तो सरकार को ही पीछे हटना पड़ जाएगा। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नेचुरल जस्टिस से रिलेट करता है। यूएसए से कंसेप्ट को हम बोरो करके लेके आए हैं। बट इस बात को ध्यान में रखना, बट आर्टिकल नंबर 21 के अंदर मेंशन क्या है, अगर पूछा जाए कि मेंशन क्या है तो आप यही कहोगे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये अभी भी आर्टिकल नंबर 21 के अंदर यही लिखा हुआ है। ये बात अलग है कि जब अप्लाई करने की बात आती है तो जस्टिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अप्लाई करते हैं आज के टाइम पे, बट फिर भी लिखा हुआ क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये याद रखना। अब जो प्रोटेक्शन मिली हुई है, प्रोटेक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों से मिली हुई है। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपका इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनने लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा कानून बना दिया, किसने, एग्जीक्यूटिव्स ने, ऑफिसर्स ने, किसी डिपार्टमेंट ने, कि अगर इस तरह से आप इनकम टैक्स पे नहीं करोगे तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, या फिर आपकी जो मूवमेंट की जो लिबर्टी है उसको छीन लिया जाएगा, आपकी जो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है उसको बंद करवा दिया जाएगा। तो वो क्या है, आपका एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो कि मेरी पर्सनल लिबर्टी को बंद किया जा रहा है, वहाँ पे किसी तरीके से वॉयलेशन आने लग रही है, किसकी वजह से, एग्जीक्यूटिव एक्शन की वजह से। या फिर लेजिस्लेटिव एक्शन। अब लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब क्या हो जाता है जी, मान लो कानून पास किया गया किसी भी तरीके से कि जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया या फॉरेस्ट बोल लो आप, कि जो फॉरेस्ट है फॉरेस्ट को काट दो। अब जो फॉरेस्ट काट दिया तो आपको ये पता है कि उससे अपना जो मानसून है वो भी इफेक्ट करता है, अपना जो प्योरीफिकेशन ऑफ एयर होती है वो भी इफेक्ट करती है। और अगर एयर प्योरीफाई नहीं होती और अगर बारिश अच्छे टाइम पे नहीं हो पाती तो खाने पीने की कमी हो जाती है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। तो एक तरीके से जो आपकी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है उसकी वॉयलेशन को प्रमोट करने लग रहा है ये लेजिस्लेटिव एक्शन। तो सरकार जो ये काम करने लग रही है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन को भी जुडिशरी इंटरफेयर करके नल एंड वॉइड बना सकती है। कब, जब वो आपका आर्टिकल नंबर 21 इसको वोलेट करता हो। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन, लेजिस्लेटिव एक्शन दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे सकता है अगर वॉयलेशन होती है आर्टिकल नंबर 21 की। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो जैसा कि हमने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 21 क्या नहीं लग रहा है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ क्या नहीं लग रहा है। मान लो एक आदमी था, वो अपने माँ बाप को बंद करके रखता है, उनको बेड़ियाँ लगा के रखता है और वो कहता है कि देखो मैंने किसी को मारा तो नहीं है, ये बात अलग है कि मैंने इनको बंद कर रखा है, ये बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, और मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ उनकी वजह से और मैं इनको जंजीरों में बांध के रखता हूँ। तब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से आपने इनको जिंदा रखा है, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से आपने इनकी डिग्निटी को ख़त्म किया है। माँ बाप कोई इस तरह से कोई जानवर नहीं है, उनकी को जो एग्जिस्टेंस है वो जानवर की तरह नहीं है कि उनको आप बांध के रख सकते हो। तो इसलिए ये याद रखना कि जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस है वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ होनी चाहिए, मेयरली आपकी एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 21 इस बात की भी गारंटी देता है कि ह्यूमन डिग्निटी के साथ और विद वैल्यूज़ के साथ जिएगा। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 21। आगे बढ़ते हैं। आगे आर्टिकल नंबर 21 का एक पार्ट बनाया गया, उस पार्ट का नाम है 21A, और ये पार्ट आया था आपका संविधान के अंदर संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसका नंबर है 86 और साल है आपका 2002। तो ये याद रखना, राइट टू एजुकेशन, ये जो इंक्लूड किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद ऐड किया गया है राइट टू एजुकेशन। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है, एक सिंपल सी बात कही है कि राज्य सरकार, कौन सी बोला, सेंटर की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, राज्य की, कि जो राज्य सरकार है वो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। अब फ्री और कंपलसरी प्रोवाइड करवाने लग जाए राज्य सरकार, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, तो यहाँ पे देखो दो तरह की बात निकल के आती है। क्या ये प्रोफेशनल कोर्स करवाएंगे?
क्या ये हायर एजुकेशन करवाएंगे? तो पहली इस बात का जवाब आप क्लियर कर लो कि ये एजुकेशन आपके पास कैसी होगी, एलिमेंट्री होगी, ना तो हायर होगी और ना ही कोई टेक्निकल एजुकेशन होगी। फिर दूसरी बात निकल के आती है कि ठीक है भाई, प्राइमरी एजुकेशन करवा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एलिमेंट्री एजुकेशन करवा रहे हैं ना, ओके है, लेकिन जो इनके स्कूल होंगे क्या वहाँ पे एसी होंगे? गर्मी बहुत हो जाती है तो एसी की जरूरत पड़ती है। क्या वहाँ पे जो बेंच वगैरह ये होंगे? अब जब आप इस तरह की बात करोगे तो ये आर्टिकल कहता है कि देखो आप उनको एजुकेशन दो, लेकिन स्टेट को किसी भी तरीके से मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप उन क्लासरूम के अंदर एसी लगवाओ, बेंच की कंडीशन इस तरह से हो, दीवार ऐसी हो, रूम इतने साइज़ की होने चाहिए। एक लिमिटेड सेटिस्फैक्ट्री जो कंडीशंस होती हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन बाकी और जो फैसिलिटीज़ आप देना चाहते हो वो अपने हिसाब से दे सकते हो, इन सच ए मैनर एज द स्टेट में डेटरमाइन। क्लियर? तो इसलिए कभी भी सरकारी स्कूल वाले इस तरह की मांग नहीं उठा सकते कि बेंच चाहिए या दीवार को सही करवाओ, छत को सही करवाओ, एसी लगवाओ, ये कोई कंडीशन नहीं बनती, क्योंकि जो आपके पास ये राइट है ये सिर्फ पढ़ने का राइट है। अगर किसी राज्य सरकार के पास फंड्स की कमी है और वो कहती है कि भाई हम तो आपको पार्क में और पेड़ की छाया के नीचे ही पढ़ा सकते हैं, हमारी मजबूरी है, तो वो मजबूरी की भी रिस्पेक्ट करना। क्लियर? उसकी कंप्लेंट मत करना। नेक्स्ट देखते हैं जी आपका आर्टिकल नंबर 22 जो कि कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक, देखो ये दो बातें हैं, एक तो अरेस्ट और एक डिटेंशन। अरेस्ट तो हो गया कि भाई हथकड़ी लगा दी, बंद कर दिया। अब डिटेंशन का क्या मतलब है? अरेस्ट तो आपका आज कर लिया कल छोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब डिटेंशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ पीरियड होता है जिसके दौरान उस आदमी को कैद करके रखा जाता है। अरेस्ट करने में हम उसमें किसी भी तरह का एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन डिटेंशन के अंदर क्या है कि उस आदमी को हम बांध के रखने लग रहे हैं, और वो पीरियड आपका 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, वो कितना भी हो सकता है। तो अरेस्ट तो एक इनिशिएट प्रोसेस होती है डिटेंशन तक पहुंचाने के लिए। क्लियर? पहली बात तो ये क्लियर। अब दूसरी बात ये देखते हैं कि डिटेंशन यानी जो कैद कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, कैद या डिटेंशन बोलो, ये दो तरह की हैं, एक तो है पुनिटिव और एक है प्रिवेंटिव। पुनिटिव और प्रिवेंटिव का क्या मतलब है? पुनिटिव तो ये हो गई कि किसी ने कोई पनिशेबल ऑफेंस किया है, तो जब उसने वो ऑफेंस कर लिया तब आप उसको सजा देने लग रहे हो, आप उसको कैद करने लग रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई एक बम लेके खड़ा हुआ है और पुलिस का आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसको पता है कि ये बम फोड़ने वाला है, वो उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, और वो आदमी कहता है कि भाई मैंने अभी तक बम फोड़ा थोड़ी है, मैंने अभी तक कोई पनिशेबल ऑफेंस अभी तक किया थोड़ी है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हो। तो हम वहाँ पे खड़े होके इंतजार नहीं करने वाले कि वो पहले बम फोड़ेगा, लोग मरेंगे, उसके बाद फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे। उस वक्त हम उसको पहले से ही गिरफ्तार कर लेंगे। यानी जो हम अब उसको कैद करने वाले हैं वो किसी ऑफेंस के लिए नहीं, बल्कि ऑफेंस से रोक लिया जो वो करने वाला था, इसलिए कैद करने लग रहे हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको? प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी पुनिटिव में ऑफेंस हो जाता है और प्रिवेंटिव में वो ऑफेंस करने वाला होता है, उससे पहले उसको पकड़ लेते हैं और तब हम उसको वही सज़ा सुनाते हैं कि जो ऑफेंस होता है तब सुनाई जाती है, क्योंकि उसने तो अपने मन में ठान लिया था कि मैंने तो ये काम करना है। तो ये दो तरह की कैद हैं, कौन कौन सी? एक तो पुनिटिव और दूसरी प्रिवेंटिव है। पुनिटिव तो समझनी आसान है, पहले आप एक बार प्रिवेंटिव को समझ लो। अगर प्रिवेंटिव क्लियर हो जाती है तो पुनिटिव तो आराम से समझ में आ जाएगी। अब जैसे मान लो हमको पता लगता है कि कुछ लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि एक षड्यंत्र बनाने लग रहे हैं देश के अंदर बम फोड़ने की या किसी भी तरीके से कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, तो हमने इंक्वायरी करने के लिए उनको पकड़ लिया। अब जब इंक्वायरी करने के लिए पकड़ते हैं तो उस केस में भी आपके पास कुछ एविडेंस आपके बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, तभी आपको परमिशन मिलती है। दूसरी बात, आपने पकड़ लिया, उनको पकड़ने के बाद आप मैक्सिमम उनको 3 महीने के लिए रख सकते हो अपने पास। अब जो 3 महीने के लिए रखा है उसके बाद क्या होता है कि एक बोर्ड बनता है, उस बोर्ड के अंदर हाई कोर्ट के जजेज होते हैं, और फिर वो सारी कंडीशंस को देख के, जो जितने भी बयान आते हैं, स्टेटमेंट्स आते हैं, उनको देख के, एविडेंस को देख के फिर वो डिसाइड करती है कि अभी जो इंक्वायरी है उसको बढ़ाना चाहिए या फिर इन बंदों को रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो डिटेंशन होती है प्रिवेंटिव, कौन सी वाली बोला? ये प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये 3 महीने ही रहती है। अगर 3 महीने से आगे बढ़ानी है तो बढ़ सकती है, लेकिन किसकी सलाह से? बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ हाई कोर्ट जजेस, इनकी सलाह से। इसके अलावा उनके पास क्या राइट होते हैं?
अगर उनका ऑफेंस ऐसा लगता है कि हाँ कोई ज़्यादा मेजर नहीं है, इफेक्ट नहीं डालने वाला, तो आप उनको ग्राउंड्स बता सकते हो कि भाई हमने आप लोगों को क्यों गिरफ्तार किया है। क्योंकि अगर आप उनसे इंक्वायरी करते हो और पहले ही बता दोगे कि भाई हम इस ग्राउंड पे आपको गिरफ्तार करने लग रहे हैं, तो वो जो भी स्टेटमेंट देंगे ना, इस बात को ध्यान में रख के देंगे कि किसी भी स्टेटमेंट से इनका ये पॉइंट साबित नहीं हो जाना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सीरियस केसेस होते हैं वहाँ पर हम उनको ग्राउंड नहीं बताते, बस उनसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ताकि उनकी सारी की सारी जो झूठ और सच है उसका हमें पता लग जाए। पहले से ग्राउंड बता देंगे तो पहले से ही ऐसे जवाब देंगे कि हमें सच का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या जाता है जी? तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर हम चाहे तो हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं रिप्रेजेंटेशन की, यानी वो अपने पक्ष को रखने की एक, या किसी वकील को करने की वो एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। लेकिन ये भी क्या है, जो बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं होते, सिर्फ उसी केसेस में। अगर सीरियस क्राइम है तो हम उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो ये प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होती है ये बहुत ही खतरनाक किस्म की होती है। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट याद रखना। अब आगे देखते हैं जी, आगे वाला जो आपका पार्ट जो आपका बचा हुआ था वो कौन सा था? प्यूनिटिव डिटेंशन, यानी किसी ने कुछ एक्ट कर दिया है, उसके बाद उसको कैद किया जा रहा है। उस केस में उसके पास क्या क्या राइट्स हैं कि वो कैसे सरकार के खिलाफ लड़ सकता है। तो इसका पहले एक नोट है, वो नोट आप जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और यूपीएससी में ही पूछा जा चुका है। क्या बोला कि जो प्रोटेक्शन जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर किसी को पकड़ा गया है उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर कोई दुश्मन देश का नागरिक है यहाँ पे, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर उसको अरेस्ट किया गया है कोर्ट के ऑर्डर से, उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अगर किसी ने इनकम टैक्स नहीं दे रखा था और तब उसको जेल में डाल रखा है, उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कोई हमारे पास विदेशी है जिसको हम डिपोर्ट करने लग रहे हैं, डिपोर्ट करने के लिए हम उसको डिटेंशन सेंटर होता है एक अलग से, वहाँ पे कैद करके रखते हैं, तो वहाँ पे हम उनको रखने लग रहे हैं तो उसको भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ा पॉइंट जो एग्जाम में उस दिन पूछा गया था, अगर सिविल केसेस है तो ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। यानी जो ये 4 प्रोटेक्शन जिनका अब हम जिक्र करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए है ये प्रोटेक्शन। सिविल केसेस में ये प्रोटेक्शन नहीं अवेलेबल है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी जैसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये क्वेश्चन आपके आते हैं यूपीएससी के एग्जाम में। वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दे रखी होती है इतनी कंफ्यूजिंग वाली होती है कि अगर आपको क्रिस्टल क्लियर, आपको सारे पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ पे गलती करोगे ही करोगे। वो क्वेश्चन आपको लगेगा कि वो हुई तो बहुत आसान आया हुआ है, लेकिन छोटी सी चीज़ क्या कि आर्टिकल 22 गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। पहली स्टेटमेंट। दूसरी ओनली क्रिमिनल केस। तीसरी ओनली सिविल केस। चौथी नन ऑफ दीज। इस तरीके से ये आपको स्टेटमेंट दे दी, इसमें से आपको चूज़ करना है। वहाँ पे दिमाग बिल्कुल फेल हो जाता है। आप पढ़ के भी गए हो लेकिन फिर भी कंसेप्ट पूरे शार्पली क्लियर नहीं है। तो ये याद रखना कि जो आपको आर्टिकल नंबर 22 के अंदर प्रोटेक्शन मिली है ये सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंसेस के अगेंस्ट मिली है, सिविल केसेस के अगेंस्ट नहीं मिली। अगर सिविल केस में आप फंस जाते हो तो ये प्रोटेक्शन आपको नहीं मिली। तो चलो अब बात करते हैं क्रिमिनल अरेस्ट होती है जब, तब कैसी प्रोटेक्शन काम करती है। तो आपने देखा होगा कि देखिए जब कोई भी पुलिस जाती है किसी के घर पे तो एक वारंट लेके जाती है, वो वहाँ पे ग्राउंड बताते हैं कि हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और इस वजह से गिरफ्तार करने लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उस व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि जैसे पुलिस आती है, वारंट दिखाती है, वो कहता है बंदा कि मैं पहले अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। मतलब सेकंड पॉइंट क्या है कि उसके पास अधिकार है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील से सलाह ले सकता है, उसको बुला सकता है जमानत के लिए। क्लियर? तीसरा पॉइंट, अगर मान लो पुलिस उसको गिरफ्तार कर भी लेती है तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे तक अपने पास रख सकती है। 24 घंटे के बाद ये कंपलसरी है कि उसको नियर बाय मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना ही पड़ेगा। और ये जो 24 घंटे है इसमें मज़ेदार बात यह है कि एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। लक्ष्मीकांत की जो 6th एडिशन है उसमें गलत दे रखा है, वहाँ पे इंक्लूडिंग लिख रखा है, उसको आप ठीक कर लेना, ये एक्सक्लूडिंग आएगा। पुलिस इसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाती है लेकिन कई बार उस नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हो जाता है। कैसे भला कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है
जैसे मान लो हिली एरियाज़ है, वहाँ पे किसी को गिरफ्तार कर लिया। अब हिली एरियाज़ के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि कहीं पे अगर मान लो कोई खुदाई चलने लग रही है तो आप कोई डाइवर्जन ले लो, बहुत ही लिमिटेड रोड्स होते हैं। तो इसलिए कोई बहाना बना कि भाई हम तो जर्नी टाइम में फंसे पड़े थे, जाम में फंसे पड़े थे, हमको टाइम ज़्यादा लग गया, और जो टाइम लगाया उन्होंने वैन के अंदर, तो हो सकता है उस वैन के अंदर वो अपनी इंक्वायरी को स्टार्ट कर दें, मारपीट शुरू हो सकती है वहाँ पे, इंक्वायरी जो रेड वगैरह वो स्टार्ट हो सकती है। तो किसी भी तरीके की जो प्रोसेस है वो जो एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम है वो इस टाइम में होती है। तो खैर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, आपको मेन ये पता होना चाहिए कि 24 घंटे जो आपको बोला गया है इसके अंदर जर्नी टाइम एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद मान लो इसको मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया। अब मजिस्ट्रेट ने कह दिया सारे एविडेंस को देखते हुए, सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि हाँ इसको 24 घंटे जो आपने रखा है वो तो ठीक है, इसको और दिनों तक भी रखो अपनी कस्टडी के अंदर, तो वो रखा जा सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने उसकी कस्टडी को एक्सटेंड नहीं किया तो पुलिस को रिलीज़ करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान से देखना कि राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स। अगर मजिस्ट्रेट ने उसकी कस्टडी को एक्सटेंड नहीं किया है तो 24 घंटे के बाद उसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, यानी फिर से उसके पास एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि वो कस्टडी से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पास आर्टिकल नंबर 22। और इसके साथ दो बातें और निकल के आती है जो आपको ध्यान में रखनी है। आपने ये तो पढ़ लिया कि आर्टिकल नंबर 22 के अंदर प्यूनिटिव डिटेंशन में क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है, लेकिन जो ये प्रोविजंस है ये बनाने का अधिकार किसके पास है। रिसेंटली 2018 या फिर 17 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ध्यान से ये पोर्शन भी देख लो। देखिए, अगर मान लो नेशनल लेवल पर फॉरेन अफेयर, डिफेंस या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इनके लिए कोई लॉ बनाना पड़ जाए डिटेंशन का, तो वो कौन बनाएगी? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट इसमें हाथ भी नहीं लगा सकती। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ पब्लिक ऑर्डर बिगड़ चुका है, वहाँ पे कुछ स्ट्राइक्स होने लगी हैं बड़े लेवल पे, कुछ रिवोल्ट हो गया है बड़े लेवल पे, तो वहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही मिलके प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए लॉ बनाती है। अब इसके भी 3 ग्राउंड आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सप्लाईज एंड सर्विसेज। ये आपको ध्यान में रखने तीनों के तीनों, कि उस स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ चुका है उसको ठीक करने के लिए, अगर कुछ नेताओं को, नेता कौन से जो उनको लीड करने लग रहे हैं उस रिवोल्ट को, पब्लिक ऑर्डर को जो बिगाड़ने में अपना सहयोग देने लग रहे हैं, उनको अगर डिटेन करना पड़ जाए तो उनको डिटेन किया जा सकता है। और वहाँ पे जो एसेंशियल सर्विसेज है, कोई सप्लाईज है, अगर वो प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी लॉ बनाया जा सकता है, और इसमें स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर? हाँ जी, तो आर्टिकल नंबर 22 के साथ ही हम अपने इस पोर्शन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का जो आपका सेकंड पोर्शन था आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक, ये आज हमने पूरा कर लिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जब आपको एक एक बात पूरी समझ में आ जाए तब आप अपनी किताब में जाना। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा और फिर सीधा किताब को पढ़ने की कोशिश करोगे तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज